टीवी टीवी खराब है ना? स्टॉप नहीं ना है? खुला हुआ है ना, हो रहा है ना? देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे? टी हाफ टू बटे टी हाफ वन बराबर लिख सकते हैं क्या? A1 बटे A2। इस पूरा का पावर क्या होगा? n-1 लिख सकते हैं। ये नीचे में है, यहाँ पर ये ऊपर चल जाएगा, A2 नीचे आ जाएगा, यानी ये फॉर्म आ सकता है। अब हम लोग को निकालना है क्या? तो n का मान निकालना है। तो n को मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पर लॉग लगाते हैं। यहाँ पर देखो लिखते हैं टैकिंग लॉग। लॉग लेने पर, इसको कहते हैं लॉग लेने पर। अगर लॉग यहाँ पर ले लेते हैं तो क्या हो सकता है? लॉग टी हाफ टू बटे टी हाफ वन बराबर हो गया n-1 लॉग A1 बटे A2। नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर रहता है तो लॉग लगाने पर इधर मल्टीप्लाई आ जाता है। तो देखो, इसी को और हम क्या लिख सकते हैं? देखो, लिख सकते हैं n-1 बराबर लिख सकते हैं क्या? लॉग टी हाफ टू बटे टी हाफ वन डिवाइडेड क्या हो जाएगा? तो लॉग A1 बटे A2। कितना लिख सकते हैं? या हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए n बराबर 1 प्लस लॉग टी हाफ टू बटे टी हाफ वन बटे हो जाएगा। इसमें बटे लिखेंगे लॉग A1 बटे क्या हो जाएगा? A2। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं देके प्रेशर दे देगा। तो प्रेशर भी देगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला यही है 1 प्लस लॉग टी हाफ टू बटे टी हाफ वन डिवाइडेड हो जाएगा क्या? लॉग P1 बटे P2। ये लगा देंगे। अगर प्रेशर रहेगा तो प्रेशर लगाएंगे, अगर कंसंट्रेशन रहेगा तो कंसंट्रेशन का उपयोग हम लोग करेंगे। तो ये काम करने से आपका क्वेश्चन जो है ऑपरेट होगा। लेकिन ऐसे में किस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, तो देखेंगे क्या? जैसे एक्सपेरिमेंट मान लो दिया रहेगा 3 4 5 इस तरह से, तो यहाँ पर P1 या P2, A1 या A2 कहाँ का वैल्यू हम लेंगे? तो जो लास्ट है, लास्ट दो वैल्यू को कंसिडर करेंगे, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको नोट करो।
और कर दें। हम्म, देखो एक बार फिर बताते हैं इसी को। एक नंबर नीचे में है, वो लिख के तब ये 2 नंबर। हाँ, यहाँ तक लिखने के बाद ये लिख। हम्म, इतना तक हुआ है ना? एक बार देख लो इसको पुनः, अब फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर आपको बताए, जैसे पिछले क्लास में बता चुके थे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर दो बताए थे ना। एक बार बताए थे जीरो ऑर्डर, दूसरा बार बताए थे फर्स्ट ऑर्डर। तो वहां पर जो क्वेश्चन को पूरा तरह से बताए थे, लास्ट में देखिए फॉर्मूला एक प्रूव किए थे। तो वहां पर क्या किए थे, इस तरह की बात ला के छोड़े थे, ऐसा ये वाला, है ना। देखना वहां पर ये बताए थे कि जो आपका हाफ लाइफ पीरियड है, ये रिएक्टेंट के सांद्रता के समानुपाती होता है। तो वो तो वहां पर प्रूव कर दिए थे, तो वहां पर तो दुइये ठोकन बताए थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़े सब के लिए, ठीक है, जितना भी है सब के लिए पढ़ रहे हैं, तब उसका काम यहाँ पर करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसी पर यहाँ पर ऑपरेट किए, ठीक है। तो ये रिलेशन को अगर याद रखिएगा तो आपका काम पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, फिर एक बार बताते हैं इसी को, और तब एक क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं। क्या? डायजोपेलियन जल्दी। देखो चाय नहीं था, वो एनर्जी ड्रिंक था।
क्या हो गया है? देखो बताए तो इतना सारा चीज, लेकिन आपको याद रखना है बहुत कम चीज। क्या याद रखना है? बस उसको आपको ध्यान दिला देते हैं, उसको दिमाग में रखना है, बाकी सबको भूल जाना है। ठीक है? बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है? बोर्ड के लिए क्या नेसेसरी है, उस बात को दिमाग में रखना है। हो गया है ना ये? देखो देखो बोर्ड एग्जाम के लिए आज फिर ऊपर कर देंगे, फिर ऊपर कर देंगे। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बस ये फॉर्मूला खाली जरूरी है। जैसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको क्या कहता है, लिखेगा क्वेश्चन, इनमें से कौन कोटि के अर्ध आयु काल सांद्रता पर निर्भर करता है, या समानुपाती होता है, या व्युत्क्रमानुपाती होता है, या स्वतंत्र होता है। चार ऑप्शन दे सकता है ना? चार ऑप्शन में क्या चीज? समानुपाती होता है, स्वतंत्र होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली समानुपाती कहिए दिए थे, इस तरह से दिया ऑप्शन में। तो ऑप्शन में देगा तो हम कब लगाएंगे कि समानुपाती है या कब असमानुपाती है। तो देखेंगे जीरो ऑर्डर मान लो वहां पर लिखा रहेगा, जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ताकि यहां पर जीरो रखेंगे। अगर जीरो रखेंगे तो देखते हैं -1 आ जाता है, और आप पढ़े ये है ना, 1/10 के पावर -1 तो बराबर हो जाएगा क्या चीज? 10 के पावर 1। नहीं, ऊपर पावर जाता तो प्लस में आ जाता है, तो पॉजिटिव मतलब समानुपाती। अगर यहाँ पर एक रहता, प्रथम कोटि का रहता, तो एक हम रख देते, तो एक में से एक घटा देते तो क्या हो जाता? जीरो। ना, एक में से घटा तो कितना हो जाता? जीरो। यानी सांद्रता से स्वतंत्र होता है। यानी फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है, ये सांद्रता से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये बात कहते थे, आपका काम ओके हो जाता। अगर सेकेंड ऑर्डर रहता तो सांद्रता के क्या होता? व्युत्क्रमानुपाती होता ना। यहाँ पर समानुपाती है, ये स्वतंत्र है, ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर भी रहता तो व्युत्क्रमानुपाती होता। तो मतलब तीन तरह का स्थिति है। ये बात खाली याद रखना जरूरी है कि प्रथम कोटि का अर्ध आयु काल सांद्रता से स्वतंत्र होता है, प्रथम कोटि का सिर्फ, और बाकी आपका क्या हो गया? जीरो जो ऑर्डर है, शून्य कोटि है, वो सांद्रता के समानुपाती होता है। ये दो को याद रखेंगे, बाकी सब व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है? अगर बाय दिव्य मान लो अर्धायु काल दे दे, तब वहां पर देखेंगे क्या आता है। ठीक है? जो भी देता है उस तरह से देख लेंगे, लेकिन दो कोटि को याद रखना ही है, चाहे जिस भी हाल में हो, फर्स्ट और जीरो, दो कोटि को याद रखना है। ये जो बताए ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर कोई और बुक बनाइएगा तो वहां पर प्रैक्टिकली दिया हुआ है, और देने के बाद आपको कैलकुलेट करना एन का मान। तो वो कम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए ऐसा होता है, तो वो तुमको करना नहीं करना है 12th क्लास, तो 12th क्लास के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिर्फ याद रखना है।
ये रिलेशन याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ पर n का मतलब है कोटि, तो वहाँ पर n का मतलब अगर कह देगा शून्य कोटि तो शून्य रखेंगे, n का मतलब कह दिया प्रथम कोटि तो 1 रखेंगे, अगर n का मान कह दिया द्वितीय कोटि तो 2 रखेंगे। तो कहा हुआ रहबे करेगा, या तो ऑप्शन में के या तो क्वेश्चन में के, वो रख के हम लोग निकाल लेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, काम क्लियर है? ऊपर कर दे, जो नहीं लिखे हैं तो नीचे वाला लिख लो फटाक से, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव है? अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव है? ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले आपको पूरा तरह से मैथमेटिकली बताते हैं, समझाते हैं, फिर इसके बाद इसका लैंग्वेज लिखेंगे, तब जैसे जैसे करेंगे उस क्रम में आप लिखिएगा। खाली अभी हेडलाइन कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव, यानी हेडलाइन में कीजिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव, ब्रैकेट भी लो ना, अभिक्रिया पर, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव। ठीक है, अब देखो जैसे क्लासरूम में बहुत सारे आप स्टूडेंट हैं, अब ये स्टूडेंट कोई एक्टिव है कोई इनएक्टिव है। जो एक्टिव है अभिक्रिया कर रहा है, जो इनएक्टिव है अभिक्रिया नहीं कर रहा है। प्रेजेंट है लेकिन अभिक्रिया नहीं कर रहा है। इसी कारण से आप, मतलब ये है जैसे अभी मान लो बता रहे हैं और तुरंत हम किसी को खड़ा कर देते हैं ना, पूछते हैं कि बताओ इस कभी क्या बोले थे, तो कहता सर सुन नहीं रहे थे। इसका मतलब क्या है? वो इनएक्टिव है। प्रेजेंट तो है लेकिन क्या है? इनएक्टिव है। इसका मतलब क्या है? किसी कंटेनर में यानी कोई पात्र में अभिकारक बहुत सारे हैं, अनंत संख्या में है, लेकिन उन अनंत संख्या में कुछ ऐसा है जो एक्टिव है। जो एक्टिव रहेगा वो तुरंत रिएक्शन करेगा, जो एक्टिव रहेगा वो तुरंत अभिक्रिया कर जाएगा। जो एक्टिव नहीं रहेगा वो अभिक्रिया आपका नहीं करता है। ठीक है, नहीं बंद नहीं होगा तब। ठीक है, जो एक्टिव है वो क्या होगा, है ना, वो रिएक्शन करेगा। जो एक्टिव नहीं है वो रिएक्शन नहीं करेगा। यही है खास बात। ठीक है, तो मान लो एक कंटेनर में रखे तो ऐसा तो है कि सब एक्टिव रिएक्ट करिए जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रिएक्शन करने के लिए एक दूसरे का सरफेस चाहिए, एक दूसरे का टक्कर चाहिए। जब तक टकराएगा नहीं तब तक रिएक्शन नहीं करेगा। नहीं तो उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, संभावना, कि हो सकता है कि 90% रिएक्शन कर जाए, हो सकता है कि 10% कर जाए। कितना परसेंट कर रहा है वो डिपेंड करता है उस टाइम इंटरवल पर, कि कितना टाइम इंटरवल है, किस तरह का सरफेस पर रिएक्शन हो रहा है, इस तरह की बात है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं या घटाते हैं, रिएक्टेंट का और भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ता है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ता है तो वहाँ पर आपस में टकराएगा, टकराएगा तो होगा इफेक्टिव कोलिजन, प्रभावी टक्कर। अब प्रभावी टक्कर होगा तो टूटेगा, प्रभावी टक्कर नहीं होगा तो नहीं टूटेगा, और टूटेगा नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगा। उसी को बताए थे पीछे आपको रेट ऑफ रिएक्शन में, मात्र एक लाइन वहाँ पर बताए थे कि ताप जब बढ़ेगा तो क्या होता है, रेट बढ़ता है, लेकिन जब ताप काफ़ी बढ़ जाएगा तो रेट घट जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं अगर रिएक्शन यानी अभिक्रिया भेसल को, अभिक्रिया भेसल में 10 डिग्री या 10 केल्विन ताप को बढ़ाया जाता है तो रेट कांस्टेंट लगभग दोगुना बढ़ जाता है ना। अगर 10 डिग्री या 10 केल्विन ताप को बढ़ाया जाता है तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 10 से अगर अधिक बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, 10 से अगर कम करेंगे फिर भी घटेगा।
एग्जैक्टली अगर 10 से करते हैं तब आपका 2 गुना बढ़ेगा, जब काफी बढ़ जाएगा तो वहां पर घटना शुरू हो जाता है। अब इसका वजह देखो 2 कारण, जैसे देखिए गर्मी बहुत अधिक है, अगर गर्मी अधिक है और उस गर्मी में आप थोड़ा सा गरिष्ठ भोजन कर लिए, मान लो जो नॉन वेज खाते हैं तो वो चिकन खा लिए, जो वेज खाते हैं पनीर पकौड़ा खा लिए, मैंने पनीर बना के खा लिए, तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा अगर अधिक आप भोजन कर लेते हैं, अनडाइजेस्ट हो जाता है, भोजन आप नहीं कर पाते हैं। इसका वजह क्या होता है? इसका वजह होता है कि जो आपका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पीएच वैल्यू है और डाइजेस्टिव जो एंजाइम आपका एक्टिवेट है, वह एंजाइम उतना ताप पर, मतलब जनरली बॉडी का भी एक टेम्परेचर फिक्स किया गया है इतना। देखो जैसे अगर 298 केल्विन से 310 केल्विन, 298 केल्विन से 310 केल्विन ताप तक रहता है तो बॉडी अच्छा डाइजेशन करता है। लेकिन अगर इससे अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पर एंजाइम आपका एक्टिवेट नहीं रहता है, एंजाइम काम करना कम कर देता है, तो अनडाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है। वही बात कि टेम्परेचर अधिक रहने पर भी खराबी, टेम्परेचर कम रहने पर भी खराबी। जब इस रेंज में रहेगा तब वहां पर डाइजेशन होता है। तो टेम्परेचर से संबंधित वही बात आपको बता रहे हैं, अगर इनिशियली ताप को बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन फास्ट होगा, ताप अगर काफी बढ़ जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो देखो इसी टर्म को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो अभी सिर्फ मैथमेटिकली आपको डील कर रहे हैं, इसलिए अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ समझने का काम। देखो जैसे इसको कहते, ऐसा जो लिखा जाता है इसको कहते ईटा, इसको क्या कहते? ईटा। इसको पढ़ते ईटा, ईटा। ये जो होता है इसको कहते हैं, क्या कहेंगे? ताप गुणांक, ताप गुणांक, इसको कहते ताप गुणांक। और ताप गुणांक का फॉर्मूला होता है KT प्लस 10 बटे KT। ये आपका फॉर्मूला है ताप गुणांक निकालने का। यहां पर ये बताता है ताप गुणांक को, और यहां पर KT जो है T ताप पर दर नियतांक है ना, T ताप पर दर नियतांक है। तो यही बताना चाह रहे थे, अभी जो बोल रहे थे, अगर अभिक्रिया के वेसल में 10 डिग्री या 10 केल्विन ताप को बढ़ा दिया जाता है तो दर लगभग 2 गुना हो जाता है। ठीक है, वही बात। लेकिन इससे संबंधित आर्हेनियस ने अपना एक समीकरण दी, आर्हेनियस वैज्ञानिक का नाम है, वो अपना एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जिसका प्रूव नहीं है, वेरीफाई नहीं है, हाइपोथेटिकल एक समीकरण दिए जो प्रचलित हुआ आर्हेनियस के समीकरण के नाम से। और आर्हेनियस का समीकरण क्या था? आर्हेनियस कंसेप्ट या इक्वेशन। देखो आर्हेनियस का इक्वेशन, आर्हेनियस का समीकरण था क्या? तो K है ना बराबर A E के पावर माइनस EA बटे RT, ये आपका फॉर्मूला दिया गया था, ये समीकरण दिया गया था। ठीक है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण में क्या क्या है वो हम लोग जाने। तो देखो देखो इस समीकरण में है क्या सब चीज? तो K का मतलब है दर नियतांक, दर नियतांक है ना। EA का मतलब है सक्रियन, सक्रियन ऊर्जा, सक्रियन ऊर्जा। R का मतलब आप जानते हैं, R का मतलब, R का वैल्यू बताओ तो क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ 21। ठीक है बैठ, यानी इसका वैल्यू कितना होता है? 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, पर
केल्विन, यही होता है। या आर का मान होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन। या होता है क्या, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, यही वैल्यू होता है पर केल्विन, यही है। अब देखो टी का मतलब क्या है, तो टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, टी का मतलब क्या हो गया, ताप। और ताप जब भी होगा तो केल्विन में होता है, ताप जब भी होगा केल्विन में होगा। और ए का मतलब होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, लेकिन इसको कहते हैं लैंग्वेज इन हिंदी में, देखो इसको कहते हैं पूर्ण घातांकी, पूर्व घातांकी, इसको कहते हैं पूर्व घातकी है। देखो तो क्या यहाँ पर देखो तो क्वेश्चन में पूर्व घातांकी है ना। ए का वैल्यू है क्या चीज, ए का है मान पूर्व घातांकी, यही है, ऐसा है, यही है। ताप पर है। पूर्व घातांकी नियतांक है, गुणांक, गुणांक, इसको कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसको कहा था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। देखो जो इक्वेशन में लिखे थे वो सब कुछ यहाँ पर दे दिए। अब देखो ये समीकरण पर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो बनेगा कैसे हम लोग का। अब देखो इस पर हम लॉग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एल एन के बराबर एल एन ए, यहाँ पर देखो क्या है, गुना में है तो क्या लिखेंगे, प्लस एल एन ई, ई के पावर होगा माइनस ए बटे आर टी, ये फॉर्मूला है। या इसी को देखो लिखते हैं एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटे आर टी एल एन ई, देखो ये लिख दिए, पावर में है तो इधर ले आए गुना में तो माइनस लिख देंगे। अब देखो एल एन ई का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बटे आर टी, यही होगा। अब देखो जो एल एन है तो एल एन का मतलब हम लोग क्या पढ़े हैं, एल एन का मतलब 2.303 लॉग, तो यहां पर देखो ये मान को हम लोग पुट कर दें तो क्या लिखते हैं, एल एन के बराबर 2.303 लॉग। अब क्या करते हैं, जहां पर एल एन लिखे वहां पर ये लिख सकते हैं, ये फॉर्म जब आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका बनना स्टार्ट। तो ये देखिए इसको यहां पर पुट कर देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए बटे आर टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूला को देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो लिख सकते हैं क्या, देखो 2.303 लॉग के बटे 2.303 बराबर 2.303 लॉग ए बटे 2.303 2.303, अब फिर क्या हो जाएगा, माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। देखो पूरा में हम भागा दे दिए क्या चीज से, 2.303 से। अब यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ गया, फॉर्मूला आ गया लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। यही फॉर्मूला आपको क्वेश्चन को ऑपरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर के का मतलब क्या है, दर नियतांक, ए का मतलब है पूर्व घातांकी गुणांक, और ए का मतलब है सक्रियण ऊर्जा, आर का मतलब कांस्टेंट जो वैल्यू आपको बता भी चुके, और टी का मतलब टेम्परेचर। तो ऐसा ही क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसका काम आपको करना है। तो सबसे पहले हेडलाइन तो कर ही चुके थे, अब हेडलाइन कर चुके हैं तो लिखिए पहले
लिखिए, अभिक्रिया, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का दर ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अर्थात अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पात्र में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पात्र में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पात्र में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पात्र में यदि 10 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से देखो, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन ताप को बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो दर नियतांक, तो दर नियतांक, दर नियतांक लगभग लगभग 2 गुना हो जाता है। दर नियतांक लगभग 2 गुना हो जाता है। लगभग 2 गुना हो जाता है। ये फॉर्मूला लिखो, यहां तक लिखो, यहां तक एक तो मात्र फॉर्मूला, केटी मतलब टी ताप पर दर नियतांक। ये लाइन इंपॉर्टेंट था, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लाइन इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री से जब बढ़ेगा तो दर नियतांक कितना गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना। ये पूछा हुआ भी है, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक जामिया मिलिया का एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ है, मेडिकल में पूछा हुआ है कि अगर 10 डिग्री का ताप बढ़ा जाए तो दर नियतांक 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, नियत रहता है, इस तरह से पूछा हुआ है, तो याद रखना है 2 गुना। लिख लिया ना? चलो, अब उसके नीचे बोल रहे हैं, लिखो, बोले अभिक्रिया का वेग, लिखो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग ताप पर निर्भर करता है, जिसका व्याख्या, जिसका व्याख्या, जिसका व्याख्या, व्याख्या, जिसका व्याख्या आर्हेनियस ने, जिसका व्याख्या आर्हेनियस ने, आर्हेनियस ने, आर्हेनियस ने काल्पनिक समीकरण के द्वारा, आर्हेनियस ने काल्पनिक समीकरण के द्वारा, काल्पनिक समीकरण के द्वारा काल्पनिक समीकरण के द्वारा किया, जिसे काल्पनिक समीकरण के द्वारा किया, जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं, जिसे आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं, जिसे
आर्हेनियस का समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब उसके नीचे जो है ये पूरा समीकरण को लिखो। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। हाँ। ए का मतलब है पूर्व घातांकी गुणांक। पूर्व पूर्व घातांकी गुणांक स्थिरांक है एक तरह से, आर्नियस का कांस्टेंट। जिसका लिखा हुआ हो जाए क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए, एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 23, 23।
के वो एल एन का मान है वो सिर्फ। कहाँ यहाँ, ओ यहाँ के मत लिखना। चलो अब कुछ नहीं। लॉग ए का मान दिया रहेगा, उसका लॉग वैल्यू निकालिए। 23 नंबर पढ़ो ना, तो अपने आप पता चल जाएगा क्या है। सेम टू कॉपी है। ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन निकालो। हाँ सेम देखो, टू कॉपी जैसा आप फॉर्मूला बताए, सेम वहीं पर वो वैल्यू दिखा हुआ है। हाँ ठीक है, नहीं सेम है। के का मान दिया हुआ हुए करेगा। हाँ ए का, ठीक है ठीक। 23 नंबर 23। वही है 10। ठीक है वही है। हम्म। लेकिन एक बात याद रखो, आर का मान हम लोग कौन सा यूज करेंगे? जूल वाला यूज करेंगे। हाँ 23 नंबर। हाँ 23। आर, हाँ ये यूज करेंगे, लेकिन उसको किलो बना लेंगे। समझे ना? किलो उसको हाँ कर सकते हैं, उसको जूल कर सकते हैं। या जो सक्रियण ऊर्जा है उसको जूल बना लो, या उसको किलो जूल बनाओ, दोनों में से कोई एक काम करो। फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखो, ये फार्मूला है ना, हमको इसका निकालना है, नहीं है? तो इसको हम इधर कर लेते हैं, तो प्लस नहीं हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे, लॉग ए बराबर लॉग के प्लस ई ए बटे 2.303 आर टी, ये लगा लेंगे। अब इसी का निकालना हम लोग के पास है। अब देखो क्या करेंगे, तो यहां पर log a बराबर, देखो k का मान कितना दिया हुआ है, log 2.418 इंटू 10 टू द पावर -5, ये है।
प्लस ये का मान है 179 अब 0.9, इसमें 1000 से गुना कर देंगे। अब बटे लिखेंगे क्या 2.303 गुना लिखेंगे 8.314 और गुना टेम्परेचर दिया होगा केल्विन में है 546, यही है। बस हो गया। इसका जब सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जब सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा। अब देखो सबसे पहला जो बातें हैं यहां पर देखो, इसमें क्या करो, सबसे पहले 24 के 1 पर लॉग का मान देखो, 24 के 1 पर लॉग का मान 3820 और उसके 8 डिफरेंस में 8 मेन डिफरेंस, 8 मेन डिफरेंस मतलब यहां से देखो, यहां इस सीध में, इसी सीध में देखो, देखो 38 अब 20 है, 8 के डिफरेंस में कितना है 14 है, यानी ये हो गया हम लोग का कितना तो 34। सबसे आगे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जहां पर आया ना जो आया लॉग वैल्यू उसमें सबसे आगे पॉइंट लगा दिए। 8 का मीन डिफरेंस, 8 का मीन डिफरेंस देखो तो उसका 14 वैल्यू है ना। अब यहां पर कितना है -5 है तो यहां पर करेंगे -5। ठीक है, -5 कर लेंगे या इस तरह से यहां पर कर लिए -5 रेकरिंग, या यहां पर लिख सकते हैं 5 और ऊपर में रेकरिंग करते हैं लिखते हैं। अब प्लस, अब क्या करो यहां पर तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना लिख सकते हैं हम लोग 1.799 गुना 10 के पावर 5। अब बटे यहां पर लिखेंगे 2303 गुना 8314 गुना 546 गुना 10 के पावर लिखेंगे कितना तो 10 के पावर लिखेंगे -6, -6 ना होगा क्या, पॉइंट नीचे जाएगा तो 10 के पावर -6। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा नहीं। और वैसे भी मान लो पॉइंटे में रहने दो तो नीचे वाला पहले गुना करो और तब फिर ऊपर वाला से भागा करो। बोलो, चलो करो करो, पहले नीचे वाला गुना करो। पहले ऊपर वाला को इसे रहने देते हैं। अब बटा इस नीचे वाला को बताओ गुना करके कितना आया, कितना 13.103, यहाँ पर 103, 103.23 कितने ना आया है ये आया है। इसको घटाओ तो कितना आया 61, इसको भागा दो कितना आया
पहले भागा दो इसको। 17.2082 रहने दो, इतना काफी। अब इसको घटा दो, कितना आया? 12.596 इतने रहने दो। लो 16 यही ना है, कोई बात नहीं। अब देखो, अब क्या करो, लगा दो एंटी लॉग, तो ये हो गया एंटी लॉग 12.591। अब देखो एंटी लॉग वैल्यू पलटो, एंटी लॉग पलटो, एंटी लॉग पलट लिए। अब क्या करो, एंटी लॉग में देखो 59 के एक पर, 59 के एक पर एंटी लॉग यानी प्रति लघु गुणक, लघु गुणक में मत देखना, 3890। ये कितना आ गया? 3890, इतना आया ना? ये आ गया आंसर। लोन, यही आपका आंसर। जितना एंटीलॉग का मान आता है ना, उसमें एक अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। आंसर है इतना, है। देखो, तो देखो अब ऐसा अगर क्वेश्चन मान लो पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में, तो सोचते हैं इसको गुना भगा करने में ही टाइम आपको बहुत ज्यादा लग सकता है। हाँ, एंटीलॉग देखना पड़ेगा, दिया रहेगा। अगर मान लो क्वेश्चन रहेगा ऐसा, तो क्वेश्चन में दे देगा एंटीलॉग, अगर नहीं देगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लिखना चाहते थे इसको लिख सकते हैं। यानी आंसर में होगा 3.8 गुना 10 की पावर 12, यही है। दस की पावर 3, 104543434 34। पॉइंट के बाद ना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर वही आएगा। देखो,
वो थोड़े है, वैसा थोड़े होगा, गलत की है वो। तो क्या हो गया है ये? चलो आगे। हाँ, देखो जैसे यहाँ पर हम लोग जो दर नियतांक है ये निकाले, तो किस पर? जब ताप रहता है नियत तब। जब ताप नियत नहीं रहेगा, ताप बदलेगा, तब किस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे दर नियतांक को, ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर। उसी के रिलेशन में है, उसी के संदर्भ में है। देखो यहाँ पर मान लो log k है, तो log k1 है, तो log k1 बराबर क्या है आपका? log a माइनस ई ए बटे 2.303 आर T1। देखो अगर K1 है तो T1 है, इसका ये मतलब है कि ताप के घटने बढ़ने से ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये नहीं बदलेगा। ये जो आपका है ई यानी ए का मान, पूर्व घातांकी गुणांक जो है इसका मान भी नहीं बदलेगा, आर का मान भी नहीं बदलेगा। सिर्फ दो के बीच में संबंध एक है, क्या चीज आपका? टी और आर। अब आप देखिए अगर यहाँ पर ताप बढ़ता है, तो ताप बढ़ता है, निगेटिव साइन है, इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा? है ना, रेट बढ़ेगा। रेट क्या होगा? बढ़ेगा। निगेटिव है, अगर पॉजिटिव रहता तो घट जाता, लेकिन है क्या? निगेटिव है। इस तरह देखो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं log K2 बराबर क्या होगा? log A माइनस ई ए बटे 2.303 आर T2। वहाँ पर है T1, तो यहाँ पर क्या मान लिए? T2। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये दोनों समीकरण को देखो, इसको क्या करते हैं? दो में से घटा देते हैं, किसको? तो एक को। अगर दो में से एक को घटाएंगे तो क्या होगा? log K2 माइनस log K1 बराबर log A माइनस ई ए बटे 2.303 आर T2 माइनस करेंगे log A माइनस ई ए बटे 2.303 आर T1। ये कर सकते हैं। अब माइनस से उसमें गुना कर दें तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो माइनस है, तो आपको बताए थे जब भागा रहता है तो माइनस होता है log ना, log A भागा B, तो मतलब log A माइनस log B। इसको क्या लिख सकते हैं? इसी को तो log K2 बटा K1 नहीं लिख सकते हैं? K2 बटा K1, K2 बटा K1 आ जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए log A माइनस ई ए बटा 2.303 आर T2 माइनस log A प्लस ई ए बटा 2.303 आर T1। इतना लिख सकते हैं। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर प्लस है, वहां पर माइनस है, और दोनों वैल्यू तो सब कुछ समान है, तो समान है तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पर देखो अलग था, K1 K2 था इसलिए नहीं कटा, अगर के ही रहता तो कट जाता, लेकिन K1 K2 है तो नहीं कटा, ये कट गया।
तो कटने के बाद अब जो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर देखो, ये आ जाएगा log K2 बटे K1 बराबर लिख सकते हैं EA बटे 2.303 R, और T1 को पहले लिख लेते हैं, अब माइनस वाला को इधर कर देते हैं, EA बटे 2.303 R और T2, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को रिजल्ट K2 बटे K1 बराबर आ गया EA बटे 2.303 R इंटू 1 बटे T1 माइनस 1 बटे T2, ये आपका फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूला का उपयोग हम तब करेंगे जब दो टेम्परेचर और दो रेट कांस्टेंट दिया रहता है, तब इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आर्हेनियस का ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलो इसको भी लिखो। ये चैप्टर जो है 2 से 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। सॉल्यूशन का तो ऑब्जेक्टिव में दिए थे, इसका भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका भी तुम लोग को मिल जाएगा, है ना ऑब्जेक्टिव। तो उसको आप क्या कीजिएगा, काम कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा अगला सप्ताह में, सरफेस केमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव भेज देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 28, 29, 30, तीनों तीनों क्वेश्चन इसी पर आधारित है। ठीक है, इसका वैसा क्वेश्चन को दिमाग में रखना जहां पर देखना कि लॉग का उपयोग नहीं है। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, और लॉग वाला चांस कम है, लेकिन फिर भी अगर देगा तो लॉग वैल्यू दिया रहेगा। क्वेश्चन क्वेश्चन जनरली इसका नहीं है पूछता है, चूंकि अब इसमें मात्र 2 पॉइंट है। एक पॉइंट है एक्टिवेशन एनर्जी, और दूसरा हम लोग के पास है कोलिजन संघटन का सिद्धांत। 2 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर आपका सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक। 2 दिन बताएंगे ऑर्गेनिक, 2 दिन इनऑर्गेनिक।
2-2 दिन रहेगा। हो गया ये, टाइम हो गया है सही में। हाँ 2 मिनट बाकी। चलो बताएंगे नहीं, था पूछताछ कर लेते थोड़ा सा, बहुत दिन से नहीं पूछे थे, इसी चैप्टर को पूछेंगे। हाँ हाँ, हट जा, इसी चैप्टर के बारे में पूछेंगे, आसान आसान चीज पूछेंगे। किससे स्टार्ट करें? इससे, ठीक है स्टार्ट हो जाए। चलो बताओ, वो कह दिया तो चलो मान लिए। सांद्रता का मात्रक बताओ, आसान पूछे हैं। सांद्रता का मात्रक मोल लीटर में, ठीक है बैठो। चलो तुम बताओ, ये तो बता दिया, हाँ तुम बताओ। दर का मात्रक बताओ, ठीक है तुम भी बता दिया, देखो कितना अच्छा जतरा है। तुम बताओ, तुम बताओ सांद्रता का मात्रक बताओ। है, मारेंगे तुम। सांद्रता का मात्रक मोल पर लीटर पर टाइम। दर का मात्रक है, अच्छा काहे नहीं इसको समझाता थोड़ा सा। बैठो बैठो। हाँ तुम बताएगा, चलो बताओ बताओ। बताओ दर किसे कहेंगे, दर किसे कहते हैं? मेरा विद्यार्थी किधर गया, तो छोटा विद्यार्थी, हाँ चलो तुम बताओ। हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ। अरे वैसे कहे पूर्वक सब, आराम से निकलो, आराम से निकलो, वैसे नहीं करो। अच्छा तो लिखा है। हम्म, डालने दो, फेंक दो। आराम से निकलो, आराम से।